ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रिलेशन टू CFL लेवल 1 एग्जामिनेशन को लेकर आया हूँ। एंड वी आर डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स। और आज की एक ऐसी टेक्निक, मैं क्या बताऊं बेटे, जितने स्टार्स लगाऊं उतने कम है। इतनी बढ़िया टेक्निक, दैट इज नेम्ड एज ड्यूपॉन्ट एनालिसिस टेक्निक. I have already delivered 2 lectures in the financial analysis techniques. In the first lecture, I have given you a brief idea, a flowchart in regard to financial analysis techniques. और last lecture में मैंने आपको बेटे ये बताया कि why we calculate solvency ratios और why I calculate liquidity ratios और why I calculate equity ratios, why we calculate some ratios in times, why we calculate some ratios in proportions, why we calculate some ratios in percentage. यहाँ तक का लॉजिक बताया बेटे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बातें बताई, छोटे पापा बड़े पापा की बातें बताई, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बातें बताई, रणबीर की आलिया भट्ट के साथ और कैटरीना कैफ के साथ रेशो कैलकुलेट करके बताई बेटे लास्ट लेक्चर नंबर 2 में। आज मैं कुछ आगे चलूंगा बिकॉज आई विल बी डिवोटिंग 4-5 लेक्चर्स इन दिस फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का बेटे। एक अमेरिका की कंपनी थी ड्यूपॉन्ट, उसका एक मैनेजर था, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस निकाला और उस एनालिसिस को हमने कह दिया ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। तो आज रजिस्टर खोलना बनता है बेटे, कमर सीधी करके बैठ कर पढ़ना भी बनता है बिकॉज द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा ना, आप ये समझ लीजिए कि आप खुद ही करना स्टार्ट कर देंगे बेटे, बुक्स लिख देंगे ड्यूपॉन्ट के ऊपर अगर आज का लेक्चर ध्यान से सुन लिया आपने तो मैं भूपेश आनंद लेक्चर 3 का आगमन करने के लिए स्टार्ट करता हूं और एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखता हूं आप सबके लिए। वो हार नहीं है जब तक आपने हार मन से नहीं मानी। नॉट इफ इट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। क्या आप कैसी बातें करते हैं, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं बेटे, आपने मन से नहीं हारना, जीतना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यू हैव टू विन इट फ्रॉम योर हार्ट। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ड्यूपॉन्ट की बातें करूंगा। मैं सबसे पहले ड्यूपॉन्ट की इमेज दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, ऐसे इंसान की फोटो, ऐसी कंपनी की फोटो जिसने ये इतना प्यारा सा एनालिसिस बनाकर हम सबको दे दिया। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस, जैसे आप किसी से बात करते हैं तो उन बातों से आपको उसके मन के थॉट्स, उसके मन की फिलॉसफी, उसके मन के स्कूल ऑफ थॉट्स, उसकी परसेप्शंस सारी क्लियर हो जाती हैं। मतलब एक बात करने से, उसके वर्ड से अगर आप आधा घंटा 1 घंटा किसी के साथ बैठते हैं तो काफी हद तक आप उसके बारे में जान लेते हैं। सिमिलरली एक रेशो मैं आपको बताऊंगा बेटे, विद हेल्प ऑफ दैट रेशो आप सारा कुछ खुद कैलकुलेट कर लेंगे और अपने आप कुछ एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ड्यूपॉन्ट ने कहा है दुनिया के लोगों, इतनी सारी रेशोज मैंने लास्ट लेक्चर में बताई आपको, 27 रेशोज आई हैव टोल्ड यू इन 5 फैमिलीज। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें ड्यूपॉन्ट को, तो मैं ड्यूपॉन्ट का एक तो इमेज भी दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, लेकिन पहले इमेज ही देख लेते हैं बेटे। ये ड्यूपॉन्ट है बेटे, खुद तो मर गया मेरे ख्याल से, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम सबको एक बड़ी प्यारी सी बात देके चला गया, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। मैं विकिपीडिया में भी अगर लेके जाऊं तो बड़े प्यारे से उन्होंने चार्ट प्रिपेयर कर दिए बेटे। ड्यूपॉन्ट, मैं भूपेश आनंद आज आपको ये चार्ट, ये एनालिसिस, ये ट्री, ये डिसीजन ट्री बातों ही बातों में समझा दूंगा दैट व्हाट आई मीन बाय ड्यूपॉन्ट, व्हाट आई मीन बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, व्हाट आई मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ दीज रेशियोज आर रिलेशनशिप। आफ्टर कोविड सिनेरियो आपने देखा होगा हम सब एक्चुअली में आपस में इंटर रिलेटेड हैं। चाइना में कुछ होता है तो अमेरिका में कुछ हो जाता है, अमेरिका में कुछ होता है तो इंडिया में कुछ हो जाता है। कोविड अगर आप देखें वायरस पूरी दुनिया में अपने आप फैला बेटे, बिकॉज वी आर ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर। सिमिलरली एज पर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, all those 27 ratios and the main ratios from those 27 ratios are interrelated। वो interrelationship आज हम सीखेंगे। मैं भूपेश आनंद
आज आपको उस ड्यू पॉन्ट की बात करूंगा, ड्यू पॉन्ट एनालिसिस, दिस ड्यू पॉन्ट फ्रेमवर्क, ड्यू पॉन्ट इक्वेशन, ड्यू पॉन्ट मॉडल, ड्यू पॉन्ट मेथड, कुछ भी कह दीजिए दोस्तों, कोई टेंशन की बात है नहीं। फ्रैंक डोनाल्डसन ब्राउन्स was a financial executive and a corporate director with DuPont and General Motor Corporation. बेटे दोनों कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, DuPont and General Motor Corporation. He is the originator of DuPont analysis, a widely used technique in finance. तो भूपेश आनंद के साथ आज आप सभी चल रहे हैं और हम उनको देखेंगे। एक बात मैं वैसे बता दूं आपको कि बेटे मैंने इसके ऊपर बड़े प्यारे से आपके लिए जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, बट बिफोर कमिंग टू दोज जूस नोट्स, बिफोर कमिंग टू दोज केस स्टडीज, बिफोर कमिंग टू दोज लॉजिक्स, मैं चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा सा हैंड रिटन स्लाइड्स में जो मैंने मेंशन किया उसको लिखें। उसके बाद हम यहां पर आएंगे तो बेटे आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू पॉन्ट, और भगवान को कहेंगे कि ड्यू पॉन्ट पूछ ले भाई, मैं बता दूंगा। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कहता हूं कि ड्यू पॉन्ट एनालिसिस में दो रिलेशनशिप्स को हम डिस्कस करेंगे। एक तो 3 वेरिएबल्स की रिलेशनशिप है और एक 5 वेरिएबल्स की रिलेशनशिप है। मुझे नहीं पता ये 3 और 5 क्या होते हैं, बट इतना समझ लीजिए, आप 5 स्टार लगा दीजिए। हेडिंग लिखिए ड्यू पॉन्ट एनालिसिस। बेटे ड्यू पॉन्ट एनालिसिस में मैं आपसे कुछ ये कहूंगा दैट ऑल दोस नंबर्स देयर, आई विल बी टेकिंग सम नंबर्स। लेट इट बी वन नंबर इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर वो कहता है एज पर ड्यू पॉन्ट, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एंटिटी का, किसी कंपनी का, एक एप्पल कंप्यूटर्स का, किसी का भी, इफ यू जस्ट कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी और आप उसकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करें, मतलब फर्स्ट ईयर का देख लें, फिर सेकंड ईयर का देख लें, फिर थर्ड ईयर का देख लें, फिर फोर्थ ईयर का, एंड यू कैन फाइंड आउट द ट्रेंड इन रिटर्न ऑन इक्विटी की वेदर दैट ट्रेंड इज इंक्रीजिंग ट्रेंड और वेदर दैट ट्रेंड इज डिक्रीजिंग ट्रेंड। विद द हेल्प ऑफ जस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी यू कैन डिटरमाइन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी एक नेट रिजल्ट है, एक नेट लास्ट पॉइंट है, बादाम रोगन है। बेटे बादाम रोगन समझते हैं या चलिए देसी घी समझते हैं, मतलब दूध, गाय, दूध, मक्खन, मलाई, घी लास्ट में आया, इट मींस आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी एक घी जैसे है। और अगर घी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मक्खन भी बढ़ रहा है, मलाई भी बढ़ रही है, दूध भी अच्छा है। बट अगर घी कम हो रहा है इट मीन्स दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मक्खन कहीं वेस्ट हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, मलाई भी ठीक नहीं निकल रही, आप दूध को प्रॉपरली बॉयल नहीं कर रहे। इट मीन्स यू कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद दैट घी। तो आज के इस लेक्चर में मैं यही बात बताने वाला हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप किसी कंपनी की, एंटिटी की निकाल लें तो विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यू कैन इजिली फाइंड आउट दैट वेदर दैट कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट। जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी का एक ब्लड का एक ड्रॉप लेते हैं, बेटा उस ब्लड के उस ड्रॉप से हम उसके हार्ट के बारे में, हम उसके होमोग्लोबिन के बारे में, हम उसके कोविड के बारे में, हम उसकी प्रोटीन्स के बारे में, हम उसके काफी हद तक एनालाइज कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन अ ह्यूमन बॉडी, यू नो, ब्लड ड्रॉप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के उस ब्लड के उस ड्रॉप को चेक करें, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन एनालाइज सो मेनी थिंग्स फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आज उसी ड्रॉप की बातें करने वाला हूं जिस ड्रॉप का नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। बेटे रिटर्न का मतलब तो आपको पता ही है, नेट इनकम, 10 बार बता दिया आपको। वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, हमने सेल्स लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा, ग्रॉस मार्जिन निकाला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे, EBIT निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, लेस इंटरेस्ट किया, EBT आ गया, लेस टैक्स किया, EAT आ गया। दैट EAT इज, हम जनरली कई बार उसको EAT कह देते हैं, कई बार नेट मार्जिन कह देते हैं, कई बार नेट प्रॉफिट कह देते हैं, एक ही बात है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल कमर सीधी करके फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मुझे मालूम है आपको कुछ बातें इसमें मालूम है, बेटे जूस नोट्स हैं या नहीं है, आपने हार्ड कॉपी निकलवाई है या नहीं, दैट हार्डली मैटर्स, बट आपको लिखना जरूरी है। डोंट टेक इट एज ए नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर। बेटे ये नॉर्मल लेक्चर नहीं है, इस धोखे में मत रहना, दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ जाएगी, आपने कहीं से भी किया हो। आज आप ये ड्यू पॉइंट मेरा समझ लें और उसके बाद कंपेयर कर लें कि सच में क्या ड्यू पॉइंट में दम है जो भूपेश आनंद ने बताया, क्या वो लॉजिक बताया,
क्या सिंपल सिंपल सी बातें बताइए? तो आप पहली बात लिखें प्रॉफिट। मैं आपको कुछ प्रॉफिट की बातें करूंगा आज, फिर मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की बातें करूंगा। अच्छा, प्रॉफिट अलग अलग तरह के हो सकते हैं बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। देन वी विल बी कैलकुलेटिंग प्रॉफिट रेशो, profitability ratios. Profitability ratios generally we calculate in percentage. We have discussed in the last lecture number 2 that why I calculate profitability ratios in percentage. तो मैं आज नहीं बता रहा। अब उस रेशोज में हमने बड़ी सारी रेशोज की, बट मैं कुछ चुनिंदा रेशोज ले रहा हूं। जैसे नेट मार्जिन रेशो सबसे लास्ट में कैलकुलेट हुआ था, तो बेटे अगर मैं नेट ले लूं, मतलब लास्ट में आपके नंबर कितने आए, आप पास हैं या फेल हैं, अगर उसी को ले लें तो फिर मंथली टेस्ट का, हाफ ईयरली का, हमें सब कुछ ज्ञान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट मीन्स इफ आई टेक अ नेट मार्जिन रेशो देन आई कैन मैं क्या करूंगा, कुछ हीरोइंस आपको दे रहा हूं, बिकॉज मैं रिटर्न ऑन इक्विटी के उस एनालिसिस में रिलेशनशिप में कुछ हीरोज की और हीरोइंस की रिलेशनशिप लेकर आऊंगा। तो आप लिख लें नेट मार्जिन या नेट प्रॉफिट या नेट इनकम हमें मालूम होना चाहिए। वी नो दैट रिटर्न ऑन इक्विटी, बेटा अब तो बच्चा बच्चा जानता है रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला नेट इनकम अपॉन एवरेज इक्विटी और नेट इनकम अपॉन इक्विटी। उसके बाद हम आएंगे रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न अगेन नेट इनकम है, एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स है। वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 2। अच्छा, एक बच्चा कहता है क्या ये रटना पड़ेगा? बेटा लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक आई हैव गिवन यू ना 8 की न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रेशोज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब बताया। फिर हमने एसेट टर्नओवर रेशो भी लास्ट लेक्चर में देखी थी, एसेट्स अपॉन सेल्स, और मैंने बताया था हायर द रेशो बेटर इट इज बिकॉज इट विल टेल मी दैट एसेट्स आर एफिशिएंटली बीइंग यूज्ड। फिर मैंने फाइनेंशियल लिवरेज आपको बताई थी, टोटल एसेट्स में से कितना पार्ट इक्विटी का और हमने कितना डेट से लिया है, इट मींस हाउ मच रिस्क दैट कंपनी इज टेकिंग, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। और फिर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो भी देखा था, दैट इफ आई कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एन एंटिटी, बिकॉज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी हैव सीन दैट देयर आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसी तरह से प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग होता है। भाई आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, आप उसके मेन धंधे की वजह से करोगे, ऑपरेशन की वजह से करोगे, ना कि बाकी उसके प्रॉफिट्स की वजह से करोगे। एक लड़की की माता पिता उस लड़के से तभी शादी करेंगे जो उसका मेन बिजनेस है, क्या पता वो शेयर मार्केट में भी पैसे कमाता हो, बट उसका मेन बिजनेस है, इज अ चार्टर्ड होल्डर सपोजिंगली, हाउ मच ही इज अर्निंग फ्रॉम दैट सैलरी, हाउ मच इज अर्निंग फ्रॉम दैट जॉब, और whatever he is doing portfolio services or that, they are not concerned with that how much he is having lottery income or how much he is having stock broker income, because the main objective is more important. So we will calculate operating profit margin, ये सब निकालेंगे। आपको कुछ बातें पता भी हैं, कुछ मैं नहीं बता रहा हूं, फिर भी आप समझते जाएं क्या हो गया उसमें। सेल्स आपको ये आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर हम ग्रॉस मार्जिन निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, ईबीआईटी आता है, इंटरेस्ट लेस करते हैं, ईबीटी आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, वो देख लेंगे, टैक्स बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन भी देख लेंगे, छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए बेटा, छोड़ दीजिए, छोड़िए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। As per DuPont, if we just calculate return on equity of an entity, अगर हम return on equity of an entity calculate कर लें, तो हम उस ह्यूमन बीइंग की नब्ज को चेक कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ब्लड प्रेशर को चेक कर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि ये इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हाई है या लो है। बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी का आप सबको फॉर्मूला पता है, नेट इनकम अपॉन इक्विटी। आई नो दैट एंड यू ऑल्सो नो दैट। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में उस ड्यूपॉन्ट कंपनी के मैनेजर ने कहा कि दुनिया के लोगों ये सुनो कि जब आप नेट इनकम अपॉन इक्विटी कैलकुलेट करते हो और जब आप कहते हो रिटर्न ऑन इक्विटी इस ईयर कितनी है और आप उसका ग्राफ बनाते हो दैट दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी, इट मीन्स इट इज शोइंग यू अ ग्रोइंग ट्रेंड। If it is showing you a growing trend, my dear friends, it is good. But the point is, I want to see that what are the reasons for that it is growing in the increasing order, और what are the reasons for it is decreasing। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप नेट इनकम अपॉन इक्विटी है ना, मैथमेटिक्स तो है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ न्यूमरेटर में नेट इक्विटी नेट इनकम ही रखूंगा और डिनोमिनेटर में मैं इक्विटी रखूंगा।
कुछ ऐसा करूंगा मैं कि जब आप इन सबको डिवाइड करने लगोगे, जैसे नेट इनकम है जी, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, फिर इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कट जाएगा। मतलब हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर रखा, दिस इस डिनोमिनेटर में और इस न्यूमरेटर में कॉमननेस दे दी, और इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर से कॉमननेस दे दी, तो क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन होंगे, वो कट जाएगा, वो कट जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा, नेट इनकम अपॉन इक्विटी। जैसे दो बिल्लियां थी, एक बंदर था, बिल्ली आपस में लड़ रही थी कि भाई रोटी किसको ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा किसको मिलेगी, आधा आधा कर रहे थे। तो बंदर ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ किसको ज़्यादा मिलनी है। तो उसने क्या किया, उसने जब आधी तोड़ी तो एक बिल्ली कहती है ज़्यादा, तो बंदर कहता है चलो मैं खा जाता हूँ, थोड़ी सी मैं खा लेता हूँ जैसे कि तुम्हारी बराबर हो जाए। उसके बाद फिर दूसरी बिल्ली कहती है उसकी ज़्यादा। अल्टीमेटली हुआ क्या, बंदर ही रोटी खा के भाग गया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में लड़ाई करा दूंगा, उनको आपस में क्रॉस कर दूंगा, उनको आपस में कट ऑफ कर दूंगा, और लास्ट में जो बचेगा दैट विल बी नेट इनकम अपॉन इक्विटी। आइए उसको देखना है। नेट इनकम अपॉन मैं सेल्स अगर कर दूं, और सेल्स, अब क्योंकि सेल्स यहां किया है तो यहां पर मैं अगर एसेट्स कर दूं, अब यहां एसेट्स है तो यहां पे एसेट्स कर दूं आराम से, कुछ भी। मैं तो कह रहा हूं जो ड्यू पॉन्ट ने क्या सोचा होगा, हम उस थॉट में जा रहे हैं। धीरे धीरे फॉर्मूलेस बनेंगे, धीरे धीरे बातें समझ आएंगी। मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस बात को एनालाइज करेंगे कि ये सेल्स है और ये सेल्स है, बिल्कुल ठीक है जी। ये एसेट्स है और ये एसेट्स है, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप ये बताइए, सेल्स और सेल्स कट जाएगा। अगर मैं इन सबको गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई करूं, इफ आई मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो लास्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो वही बच रहा है। क्या बच रहा है बेटे, क्या बच रहा है, नेट इनकम अपॉन इक्विटी ही बच रहा है। एंड दैट इज नथिंग बट, नेट इनकम अपॉन इक्विटी इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला अगर आप देखें तो नेट इनकम अपॉन इक्विटी है। तो पहली रेशियो अगर आप चेक करें, नेट इनकम अपॉन सेल्स, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, दिस इज नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। एंड सेकंड इज सेल्स अपॉन एसेट्स, दैट इज एसेट टर्नओवर रेशियो। एंड थर्ड इज एसेट्स अपॉन इक्विटी, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है जी, तो बताइए ये और ये कट जाएगा, सेल्स और सेल्स कट गया, एसेट्स और एसेट्स कट गए, तो लास्ट में क्या बचेगा। मैं कहता हूं जी लास्ट में इफ आई राइट अगेन दैट रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट मार्जिन रेशो, नेट मार्जिन रेशो इनटू एसेट टर्नओवर रेशो इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। बेटे बताओ, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो इनटू एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लिवरेज करें तो क्या अगेन वी कैन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी और नॉट। तो यही बात ड्यू पॉन्ट के मैनेजर ने कही कि अगर आप किसी एंटिटी की रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट कर लेते हो तो एक्चुअली में आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप तीन चीजों का इफेक्ट देख रहे हो। इसका मतलब इफ देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, supposingly there is an increasing trend in return on equity, now it can be due to reason number one, it can be due to net profit margin ratio कि भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो बढ़ रही है। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू रीजन नंबर टू, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट टर्नओवर रेशो, और इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू रीजन नंबर थ्री, दैट इज इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज। भाई रिटर्न ऑन इक्विटी के बढ़ने के तीन कारण हो सकते हैं, क्या पता तीनों बढ़ रही हो, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी बढ़ रहा हो, एसेट टर्नओवर रेशियो भी बढ़ रही हो, फाइनेंशियल लिवरेज भी बढ़ रहा हो। क्या पता उन दोनों में से एक बढ़ रहा हो, क्या पता उन दोनों में से एक ही तीनों में से दो बढ़ रहे हो। It means we have to find out, if I want to find out the reasons that why the return on equity is increasing, it can be due to three reasons.
It can be due to increase in net profit margin. Now why my net profit margin will increase? What are the reasons for that? आप बता सकते हैं net profit margin किसी कंपनी का क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर वो अपना प्रॉफिट का प्रोपोर्शन, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट बढ़ाना शुरू कर दें, अगर उनका प्रॉफिट बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे? इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड, सेलिंग प्राइस क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड है, उनके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है. एप्पल कंप्यूटर्स अपने आईफोन सीरीज को हर बार क्यों बढ़ा देता है? Because they have the brand, they have the quality, they have the popularity, they have a certain proportion of market and they dominate in that. तो इसका मतलब आई कैन फाइंड आउट दैट रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए बढ़ने के रास्ते रीजंस हो सकते हैं. पहला रीजन ये हो सकता है दैट इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट. Now, as a chartered holder, I should know that when I say increase in profit, it means it is due to increase in selling price. Again, when I say it is due to increase in selling price, due to it will be due to more brand value, more reputation in the market, more credibility, more trust, and a dominating position in the market. अच्छा, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है दैट इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स. बेटे एसेट टर्नओवर रेशो का मतलब है सेल्स अपॉन एसेट्स. सेल्स आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा एसेट. आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि हायर द रेशो बेटर होती है. हायर तभी हो सकती है जब न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर तभी होगा जब सेल्स बढ़ेगी, सेल्स तभी बढ़ेगी अगर सेलिंग प्राइस हम कांस्टेंट रखें. Because we have taken the effect of selling price in net profit margin. If sales increases, it will be due to quantity. It means if quantity is being increased, उतने ही selling price में हम ज़्यादा noodles बेच रहे हैं, हम ज़्यादा chocolates बेच रहे हैं, हम ज़्यादा paints बेच रहे हैं, हम ज़्यादा automobiles बेच रहे हैं. It means it is due to increase in sales. It means that assets are efficiently यूटिलाइज्ड. बेटे अभी जूस नोट्स दिखाऊंगा, 1 मिनट की और बात रह गई है. नाउ द थर्ड रीजन कैन बी ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न ऑन इक्विटी इज ड्यू टू इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है एसेट्स अपॉन इक्विटी. इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा ले रहे हैं, इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा ले रहे हैं. तो मैं ये कहता हूं इट विल बी ड्यू टू इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क. It will be due to increase in debt. बट सीधी सी बात है एसेट्स अपॉन इक्विटी है. तो फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा कब होगी, जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा. न्यूमरेटर क्या है, एसेट्स. इसका मतलब एसेट्स तो ज़्यादा होते जा रहे हैं बट इक्विटी कम है. इसका मतलब यू आर फाइनेंसिंग दोज एसेट्स थ्रू बोरोवर्स. इट मीन्स यू आर टेकिंग मोर रिस्क. And if you can bear that risk, it is better to take that risk because you will having a effect of leverage. मैं आप सभी को यही बात बताने के लिए, बेटे आप ना इतना मुंह छोटा मत करें, मैं पूरी मेहनत करके आपको समझाऊंगा. आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप जूस नोट अपने सामने रखें. मैं आपके सामने कंसेप्ट नंबर 3 अपने जूस नोट्स में हूं और बड़ी प्यार से बातों को समझाऊंगा. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट. ड्यू पॉइंट इज अ रिटर्न on equity. It is a return on equity. To understand what are the drivers for return on equity. बेटे ड्राइव कौन कर रहा है? जैसे आप CFA कर रहे हैं या कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको कौन ड्राइव कर रहा है? whether you are doing ACCA, whether you are doing CPA, whether you are doing CA, CS, कुछ भी एक्चुअली में ड्राइव कौन कर रहा है? हु आर द ड्राइवर्स? सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी को ड्राइव कौन कर रहा है? मैंने कहा जी रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आई थिंक हम सबको पता चल गया. नेट इनकम अपॉन इक्विटी. एंड इंक्रीज इन ROE इज अ पॉजिटिव साइन. अच्छी बात है. कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ गंदी होती हैं. आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न ऑन इक्विटी का बढ़ना इज अ अच्छी बात. इट इज नॉट अ गंदी बात. बट इफ इट इज डिक्रीजिंग इट इज अ गंदी बात. But if it is अच्छी बात, you have to find out what are the reasons for that अच्छी बात, which can be due to reasons. देखिए फर्स्ट इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया. टूट जा. नेट इनकम अपॉन इक्विटी को तोड़ दिया थोड़ों से. उसके बाद जब हमने तोड़ा तो 3 छोटी रेशोस निकली. एक निकली नेट इनकम अपॉन सेल्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलेंगे.
दूसरी निकली सेल्स अपॉन एसेट्स, जिसको हम एसेट टर्नओवर रेशियो बोलेंगे। तीसरी निकली एसेट्स अपॉन इक्विटी, जिसको हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलेंगे। इन तीनों को जब मैं गुणा कर दूंगा, गुणा बनाई से गुणा, इट मीन्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई विल बी कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इक्विटी एंड देन आई कैन फाइंड आउट दैट दिस इंक्रीज इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन ROE or the decreasing trend in ROE is due to 3 reasons। इसीलिए इसको बोला गया 3 वेरिएबल्स। मैं धीरे धीरे अभी 3 वेरिएबल्स को मैं आप पक्के हो जाएं, 5 वेरिएबल्स में भी आऊंगा और आप खुद करेंगे बेटे, कुछ रटना नहीं है, लॉजिकली बातों को समझना है। देखिए जी, पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस नाउ, इंक्रीज इन ROE कैन बी ड्यू टू, देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। पहला ये हो सकता है कि सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, it means we are increasing net profit margin. Due to increase in net profit margin, due to increase in quantity sold, second can be increase in quantity sold, and third can be due to increase in financial leverage। ये बात तो अभी हमने देखी बेटे, जान के मैंने इस तरह के दोबारा से फ्लो चार्ट्स बनाए, कितनी मेहनत की होगी। आप करिकुलम चेक कर लीजिए, स्क्वायर चेक कर लीजिए, इस तरह की प्रेजेंटेशन, ये लॉजिक, ये कंसेप्ट, ये बातें, ये ड्रामा, ये एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी बेटा। आप चेक करिए, नेट इनकम अपॉन इक्विटी इनटू 100, अगेन आई हैव जस्ट गिवनयू। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू जस्ट सी दीज 2 फॉर्मूलास, बेटे ध्यान से, आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं, इस 2 हरे रंग के सर्कल्स में होना चाहिए। नेट इनकम अपॉन सेल्स इनटू, मतलब इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन विद एसेट टर्नओवर, तो पता क्या आएगा, इसको ही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे ये फिगर पता क्या आएगी, रिटर्न ऑन एसेट्स। ध्यान से बेटे, इट मीन्स इफ आई से either I can multiply net profit margin with asset turnover with financial leverage to calculate return on equity, or I can say that I know that net profit margin is net income upon sales, I know that asset turnover is sales upon assets। तो अगर इन दोनों को ही देखें तो सेल्स तो कट गई, तो क्या बचा, नेट इनकम अपॉन एसेट्स, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स। फाइनेंशियल लिवरेज वहीं पे खड़ा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। आई थिंक मैंने प्रॉपरली बताया, सब कुछ समझाया आपको बेटे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि फॉर एक्सप्लेनिंग दैट आई हैव टेकन 2 केस स्टडीज। आपका ध्यान से बैठकर आने वाले 10 मिनट मेरी बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, मैं एक बार आपको एक गाना लगा के दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए गाना क्या है, शाहरुख खान क्या कह रहा है ना, उसके बाद आपको लगेगा कि सच में ये बात है। तो आप देखिए एक बार शाहरुख खान क्या कहना चाहते हैं। शाहरुख खान ये कहेगा अभी आपसे कि अगर आप किसी चीज को पाने की इतनी शिद्दत करते हो या इतनी पागलपन दिखाते हो, then पूरी कायनात will help you in getting that, okay? ये देखिए जी, ये शाहरुख खान की बात हो रही है। अभी शाहरुख खान कुछ कहेगा, आप देखिए, मैं यही तो बात कहने जा रहा हूं आपको। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें, अगर किसी चीज को पाने की शिद्दत आप कर दो, पागलपन दिखा दो, नशा दिखा दो, पैशन दिखा दो, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो फिर क्या होगा? पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की। तो बेटे इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मजा आ जाए। और इसीलिए मैं आपके सामने इस समय एक नई बात को बताने के लिए आ गया हूँ। देखिए जी, आराम से मैं फिर रिपीट करूंगा, ये जो बात मैं बताने वाला हूँ थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर इफ आप 100% फोकस होके, जैसे अर्जुन ध्यान देता था ना बेटे, पूरा फोकस होके, गुरु द्रोणाचार्य उससे पूछते थे क्या लगा है अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो आंख ही दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं। एक बार उसको चिड़िया की आंख दिखी, एक बार मछली की आंख दिखी, लेकिन दिखती आंख ही थी, इतना फोकस था। तो आपका ध्यान इस समय बड़ा फोकस होना चाहिए। मैं I want to tell you something more about DuPont analysis। DuPont एनालिसिस में जो DuPont व्यक्ति था
उसने आपके सामने अभी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिस्से कर दिया। और अभी तक आपने जो बातें सीखी वो ये सीखी दैट रिटर्न ऑन इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल एवरेज। फिर हमने ये बात भी सीखी दैट रिटर्न ऑन एसेट्स कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन रेशो इनटू एसेट टर्नओवर रेशो। आराम से बेटे, कुछ जल्दी है ही नहीं। अब आप ये बताइए जी, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट कराई थी एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट, 19 लेक्चर्स लिए थे बेटे उस चैप्टर में। एबिडा बताया था, एबिट बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था, इनकम फॉर्मेट बताया था, आईएफआरएस बताया था, यूएस गैप्स बताया था। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो तो बेटे ये तो याद आ ही रहा होगा ना कि हमने ये फॉर्मेट किया था, इस तरह का कुछ मिलता जुलता फॉर्मेट था। एट द टाइम वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तक मैं ये नेट प्रॉफिट ले रहा हूँ, है ना, ये तो ले रहा हूँ नेट मार्जिन रेशो में या नेट प्रॉफिट रेशो में, इधर आई एम टेकिंग दिस ओनली नेट प्रॉफिट रेशो और नेट मार्जिन रेशो में मैं क्या कर रहा हूँ, नेट इनकम ले रहा हूँ और इसको रिलेट कर रहा हूँ किससे, इसको रिलेट कर रहा हूँ किससे बेटे, सेल से। मतलब सबसे ऊपर वाली चीज सबसे नीचे वाली चीज से रिलेट कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं क्या करूं, अगर मैं इफ आई रिलेट ईबीआईटी, अगर मैं ईबीआईटी को सेल से रिलेट करूं पहले, ठीक है जी, फिर ईबीटी को ईबीआईटी को ईबीटी से रिलेट करूं और फिर ईबीटी को ईएटी से रिलेट करूं, तो बात तो एक ही आनी चाहिए। लॉजिकली सोचिए, देखिए मैं फिर यही कह रहा हूँ, करिकुलम में, स्क्वायर में, कहीं पे भी, दुनिया की कहीं पे आपको ये बात नहीं बताई होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। I am calculating up to this point net margin ratio and that is net income upon sales. My point is, if I don't take net profit, I take sales EBIT. If I calculate relationship between EBIT and sales, and then I calculate the relationship between EBT and EBIT, and then I calculate relationship between EAT and EBT, I think answer should be net profit margin ratio. यही बात ड्यू पॉन्ट के उस व्यक्ति ने आज आपके सामने की और वही बात मैं बताने जा रहा हूं। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको 5 वेरिएबल्स की बातें बताऊंगा। 5 कौन थे? 5 पांडव थे, कुंती माता के पुत्र थे। मैं भूपेश आनंद पहले आपको ये बताऊंगा दैट नेट मार्जिन रेशो, पहले ये समझ लीजिए, फिर 5 में आ ही जाएंगे। नेट मार्जिन रेशो कि आप तोड़ सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी तोड़ सकते हैं, टूट गया। तो अमेरिका में उसने क्या किया, इसके 3 रिलेशनशिप्स और निकाल दी और उन तीनों रिलेशनशिप्स को गुणा करेंगे तो नेट मार्जिन प्रॉफिट रेशो आएगा। अभी आपको मैंने डायग्रामेटिकली दिखा भी दिया, विजुलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात, आई रिलेट ईबीआईटी विद सेल्स। मैं पहले ईबीआईटी को सेल्स के साथ रिलेट करूंगा, फिर मैं ईबीटी को ईबीआईटी के साथ रिलेट करूंगा, फिर मैं ईएटी को ईबीटी के साथ रिलेट करूंगा। बड़ा ही सिंपल है जी, मुश्किल कुछ है ही नहीं। जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं, पहले फर्स्ट यू कैलकुलेट सेल्स, देन यू राइट, देन फर्स्ट प्रॉफिट यू कैलकुलेट ईबीआईटी, देन यू गो फॉर ईबीटी, देन यू गो फॉर ईएटी। इट मींस देयर हैज अ रिलेशनशिप ऑफ ईबीआईटी विद सेल्स, देन ईबीटी विद ईबीआईटी, देन ईएटी विद ईबीटी। एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस, इफ आई कैलकुलेट द रेशोज, अब आप चेक करें, इस रेशो का नाम है operating profit ratio. We have discussed in the last lecture number 2, that what I mean by operating profit ratio, that is EBIT upon sales into 100. And next is what I mean by EBT upon EBIT. The difference between EBIT and EBT is interest. So I will say this is named as interest burden ratio. आराम से अभी समझना है बेटे। And the difference between EBT and EAT is of tax. So this is named as tax burden ratio. आराम से बेटे, कुछ जल्दी है नहीं, प्यार से देखेंगे। It means if I multiply operating profit ratio and interest burden ratio and tax burden ratio, अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूं तो बेटे
नेट मार्जिन रेशो ही आएगा। बेटे ड्रॉप वही है ब्लड का, आप उसी ड्रॉप से ब्लड प्रेशर, आप उसी ड्रॉप से शुगर लेवल, आप उसी ड्रॉप से प्रोटीन्स, आप उसी ड्रॉप से बड़ी सारी चीजों को डिटेक्शन कर सकते हैं। ड्यू पॉन्ट ने वही किया। ड्यू पॉन्ट ने रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद धीरे 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 एनालिसिस किया और डिवाइड किया और छोटा किया और माइक्रो लेवल पे लेकर आ गया। बेटे ये माइक्रो लेवल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज अ माइक्रो लेवल। जस्ट हैव अ लुक ऑन माय जूस नोट्स। आपको लगेगा कि यार सर बात तो सही कर रहे हैं। बेटे आप मेरे को आज रोकना मत, बस मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं आपको, आप रोकना मत बेटे। सर हम क्यों रोकेंगे, आप बोलते जाओ, हमारी कोई एनर्जी थोड़ी लग रही है। एक बच्चा कहता है हम तो लेट के पढ़ रहे हैं, हम तो बेवकूफ हैं, आप तो बेवकूफ हो। नाउ फॉर इंप्रूविंग ROI वी कैन इंप्रूव एनी वेरिएबल आउट ऑफ 3। ये तो बात ऊपर तक हमने समझ ही ली थी। मैं यहां पर आ रहा हूं पांडव के पास। पांडव 5 थे, तो 5 वेरिएबल्स की कहानी यहां से शुरू कर दूंगा। सपोज वी वांट टू इंप्रूव नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो मेरा ध्यान खाली नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ ही होना चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे आया, और मैंने उसको देखते ही देखते उसको नजर लगा दी और उसके 3 हिस्से कर दिए। मैंने कहा नेट मार्जिन रेशियो is equal to EBIT upon sales. We have seen that, and that is named as operating profit margin ratio. EBIT का मतलब क्या होता है? Operating profit. If I relate EBIT with sales, that is operating profit margin ratio into EBT upon EBIT. The difference between EBIT and EBT is interest. That is interest burden ratio into earning after tax. That is net income upon EBT, and that is tax burden ratio. आराम से बेटे, जो जीतेगा वही पाएगा, जो लगाएगा वही पाएगा। बेटे जो ध्यान से देखेगा, he will be understanding the logics of DuPont in 5 variables. मैं भूपेश आनंद कसम खाता हूं कि आपके लॉजिक्स को क्लियर कर दूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इनटू इंटरेस्ट बर्डन रेशियो इनटू टैक्स बर्डन रेशियो। अब आप मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो को बढ़ाने के लिए इफ नेट प्रॉफिट मार्जिन इज गिविंग अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो इट कैन बी ईदर ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, और इट कैन बी ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ इंटरेस्ट बर्डन रेशियो, और इट कैन बी ड्यू टू इंक्रीजिंग इन ट्रेंड इन टैक्स बर्डन रेशियो। बेटे रेशियो अलग चीज है, इंटरेस्ट बर्डन रेशियो अलग चीज है, इंटरेस्ट बर्डन अलग चीज है। अभी हम देखेंगे मैथमेटिक्स क्या कहती है। इंटरेस्ट बर्डन जितना कम होगा उतनी ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन रेशियो आएगी। अभी देखेंगे। पहले बताओ यहां तक बात समझ आ गई क्या सबको? जल्दी से इस चित्र को बनाओ बेटे। जूस नोट्स हैं तब भी, नहीं है तब भी आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। नेट इनकम अपॉन सेल्स, EBIT अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन। Now, if I want to increase my return on equity, it means my variable 1 net margin should be increased. And if I want to increase that net margin ratio, my 3 sub variables should increase, or any of them would increase. And those 3 variables are named as, the first variable is named as operating profit margin ratio. The second variable is interest burden ratio. The third is tax burden ratio. बेटे बड़ी मेहनत की है, मैं क्या बताऊँ, बड़ी मेहनत है बेटे। आप सोच भी नहीं सकते यार। बाकी की तो बातें छोड़ दो। आप यह देखो, मैंने ये लिखेगा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास क्या है, कैलकुलेटर भी नहीं होगा। कुछ बच्चे उससे मोबाइल से करेंगे, बेवकूफ़ हैं। मैं जब छोटा था ना, तो मैंने पियानो बजाना सीखने की मेरी इच्छा आई। अच्छा, पियानो जब मैंने बजाने की मेरी इच्छा हुई, तो मैं क्या करता था, अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में चला जाता था। वहाँ पे बहुत सारे लोग पियानो बजा रहे होते थे, बच्चे जिनका पीरियड चल रहा था, तो मैं उनको देखता रहता था। मुझे लगता था शायद उनको देख देख कर मुझे पियानो बजाना आ जाएगा। एक दिन मैंने उनको देख देख कर, काफी दिन हो गए थे, और मैंने खुद पियानो बजाने की कोशिश की, तो मुझसे एक बटन भी प्रेस नहीं हुआ। ऐसा क्या किया होगा मैंने, ऐसा क्या रहा होगा, जबकि 1 महीने में ध्यान से उनको देखता रहा, फिर भी मैं पियानो का एक बटन बजा नहीं पाया, क्यों, प्रेस नहीं कर पाया। इट मीन्स
पियानो सीखने के लिए देखना नहीं, बजाना पड़ता है। अगर मैं 1 महीना बजाता तो आज मैं बजा पाता। इट मीन्स आप कैलकुलेटर देखते तो हैं, मुझे तो देखते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। अगर आप कैलकुलेटर से करते रहते तो आपको बड़ी सारी टेक्निक्स कैलकुलेटर की पता चल जाती और आज आप जल्दी कर पाते और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते। तो आप, जैसे मैंने गलती की थी पियानो बजाने की, आप गलती मत करना। आप देख देख के मत समझना कि आपको कैलकुलेटर आ जाएगा। जब तक आप खुद नहीं बजाओगे नहीं आएगा। तो सेल्स $200, मिलियन डॉलर्स, पाउंड्स, कुछ भी, EBIT मान लेते हैं 100 है। मैंने देखिए आपको क्योंकि लॉजिक्स बताना तो सीधा मैं EBIT में आ गया। इंटरेस्ट $20, $20 मिलियन, EBT $80, $80 मिलियन, मैंने ब्रैकेट लगा ही दिया। टैक्स $24, इसका मतलब 30% है। EAT 56। अगर मुझे नेट मार्जिन रेशो निकालना है तो बेटा 56/200 इंटू 100 करेंगे तो 28% आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 28% को मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो निकाल लूँ, इंटरेस्ट बर्डन रेशो निकाल लूँ, टैक्स बर्डन रेशो निकाल लूँ और उनको गुणा कर दूँ तो वही तो आना चाहिए भैया। मैथमेटिक्स भी यही कहती है। और अभी आपको इनकम स्टेटमेंट में मैंने बताया भी कि नेट इनकम नीचे वाली चीज़ है, सेल्स ऊपर वाली चीज़ है। अगर मैं सेल्स को EBIT से प्यार कराऊँ, EBIT को EBT से मोहब्बत कराऊँ, EBT को EAT से इश्क कराऊँ और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वही तो आना चाहिए। वही मैंने कैलकुलेट किया है। EBIT अगर आप देखें, EBIT इज 100, तो 100/200 इंटू दिस 50%। इंटरेस्ट बर्डन रेशो EBT है बेटे 80/100, 80%। ठीक है जी। 50 टैक्स बर्डन रेशो आप चेक कर लीजिए जी। टैक्स 56, EAT टैक्स 56/EBT, दैट इज 70%। आराम से यार, मुश्किल है नहीं। हमारे मन के मेंटल ब्लॉक्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। कुछ मुश्किल नहीं है। आपका मेंटल ब्लॉक है, आप नॉन कॉमर्स इसलिए कर नहीं सकते, बेवकूफ हो। कोई मेंटल ब्लॉक नहीं है यार। छोड़ दीजिए उन सारे मेंटल ब्लॉक्स को, ध्यान से देखिए। ये तो कैलकुलेशन सिंपल सी है यार। इनकम स्टेटमेंट हम करा चुके हैं, बैलेंस शीट की कितने क्लासेस 25, उसके लिए बेटे आप ध्यान से देखो। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि इंटरेस्ट बर्डन रेशो 80% है। इसका मतलब आप 20% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। मैंने कहा इंटरेस्ट एक अलग चीज है और इंटरेस्ट बर्डन एक अलग चीज है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो उठ गया, उसने कहा ये क्या बोल रहा है मास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट बर्डन इन डॉलर्स इन एब्सोल्यूट अमाउंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट बर्डन रेशो। द पॉइंट इज इंटरेस्ट बर्डन रेशो इज अ रिलेटिव फिगर एंड इंटरेस्ट बर्डन इज अ एब्सोल्यूट फिगर। कैसे? आप देखो, अगर मैं यहां पर 20 की जगह 30 ले लेता इंटरेस्ट बर्डन, तो बेटे मेरे पास EBT आता 70, क्योंकि मैंने माना है EBIT 100 है, तो मैं इसको लेस करता। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इंटरेस्ट बर्डन रेशियो यहाँ निकालना चाहते हो तो कितना आएगा? 70/100 इंटू 100, ये आ गया जी 70%। इसका मतलब जब इंटरेस्ट का एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बर्डन रेशो कम आएगी। मैथमेटिक्स है ना, लॉजिक तो आप समझ रहे हैं। एक चीज हम एब्सोल्यूट रुपीस में रख रहे हैं, एब्सोल्यूट डॉलर्स में रख रहे हैं, और एक चीज की रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। हम उस बची हुई चीज की रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। बेटा अब एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछते हैं, क्योंकि वहां पे जान के आपको कंफ्यूज करेंगे कि इंटरेस्ट बर्डन, आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट इंटरेस्ट बर्डन इन डॉलर इज डिफरेंट देन इंटरेस्ट बर्डन रेशियो। अब मैं अगर आपको ये और थोड़ा सा बताना चाहूँ, इट मीन्स आप 30% दे रहे हैं। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो के लिए हायर द इंटरेस्ट बर्डन रेशो बेटर इट इज। नेट प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए हायर द ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो बेटर इट इज। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो को इंक्रीज करने के लिए हायर द टैक्स बर्डन रेशो बेटर इट इज। भाई वो तभी तो बेटर आएगी। हायर कब होगी? नेट मार्जिन कब हायर होगी? जब उसके बच्चे, उसके छोटे छोटे बच्चे भी हायर होंगे तो ये भी हायर होगी। जब ये हायर होगी तो रिटर्न ऑन इक्विटी हायर होगी। ठीक है जी। अब देखो,
यही बात मैंने नीचे लिखी है, एक अलग से केस स्टडी कराकर मैं ये बात को बताना चाहता हूँ। आप अगर मेरे बच्चे होंगे, मेरे समझदार स्टूडेंट्स होंगे, तो बेटे ये जो मैंने आपके नीचे ये जो मैंने दिया ना आपको, बड़ी प्यारी सी चीज़ है बेटे, सच में कह रहा हूँ आपको। अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो कोई करिकुलम, कोई स्क्वायर, कोई ACCA, CPA सब कुछ हो जाएगा यार। आप आने वाले 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी शाहरुख खान का गाना दिखाया है मैंने आपको। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर ऑल द 3 years एंड एनालाइज द डाटा। आपको मैंने 3 सालों की इंफॉर्मेशन दे दी है। आपने क्या करना है, उन 3 सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद अपनी टिप्पणियां, अपने कमेंट्स, अपना एनालिसिस लिखना है। ठीक है जी। तो आपके पास जूस नोट्स नहीं है तो बेटे नोट कर लो, और सॉफ्ट कॉपी में तब भी नोट कर लो। मैंने कहा ना जूस नोट्स की हार्ड कॉपी निकाल लो बेटे। आइए, लिखा जी नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो 0.3, 0.32 एंड 0.35। आराम से देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो अगर आप देखें तो बेटे बढ़ रही है। पहले 30% है, फिर 32% है, फिर 35% है। अच्छा एक चीज़ बताओ, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो बढ़ने के 3 रीजन हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो, it can be due to interest burden ratio, it can be due to tax burden ratio, it can be due to 2, it can be due to 1, कुछ भी, वही तो एनालाइज करना है, तभी तो हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। रिटर्न ऑन एसेट्स गिवन है 45%। आई थिंक आपको पता है रिटर्न ऑन एसेट्स मैंने बताया बेटे। नेट मार्जिन रेशियो टू एसेट टर्नओवर को मैंने अभी बताया बेटे अब ऐसे मत कहना कि नहीं पता। 0.40, 0.30 अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे नेट रिटर्न ऑन एसेट कम आ रहा है। देखो बेटे, पहले 45 था, अब नीचे हो गया बेटे। ठीक है, वो शीट थोड़ी सी वहां पर है, मैं कर देता हूँ। 0.37 है बेटे, आराम से। फाइनेंशियल लिवरेज 1.02, 1.4 एंड 1.3 बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज आपको पता है, फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते हैं? एसेट्स अपॉन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट अपॉन एसेट्स। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो is 0.50, 0.80 and 0.90. It means 50% है, 80% है, 90% है. It means there is a increasing trend in operating profit ratio. टैक्स बर्डन को अगर आप चेक करें तो 70, 70, 70 बेटे लिख लो यार। मैं अगर आपकी जगह होता ना 100% लिख लेता यार। इतने प्यार से मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इतने प्यार से बोले तो मैं तो क्या बताऊँ, क्या क्या कर दूँ यार। अब आपने निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी। वो तो बड़ा सिंपल है जी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल, ड्यू पॉइंट वेरिएबल। मुझे यहाँ बताना 5 वेरिएबल्स का कंसेप्ट, वो मतलब मैंने निकाल के भी दिखा दिया। आप देखो 0.45 इज रिटर्न ऑन एसेट्स, इन दोनों को गुणा कर दो तो ये आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। वही किया मैंने, 0.45 इंटू 1.02 तो ये आ गया 0.4590, फिर 0.4 इंटू 1.02 ये आ गया दिस, ये आ गया दिस। इट मीन्स अगर आप देखें तो देर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड इन रिटर्न ऑन इक्विटी। बट एज अ चार्टर्ड होल्डर आपको देखना है कि वाई देर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड व्हाट आर द रीजन फॉर दैट इंक्रीज इन रिटर्न ऑन इक्विटी। So it can be due to net profit margin ratio, it can be due to asset turnover ratio, it can be due to financial leverage, and net profit can be due to operating profit, interest burden और tax burden। तो मैं नीचे आ गया, पहले एनालिसिस कर रहा हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का। वेरिएबल 1 into, it means return on equity can increase due to increase in variable 1, due to increase in variable 2, due to increase in variable 3, and net profit margin ratio can be due to increase in operating profit margin, increase in interest burden and increase in tax burden। तो बेटे मैंने यहाँ पे लिखा ऑपरेटिंग मार्जिन 0.5, 0.8, 0.9 गिवन है। तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। तो पहला रीजन तो यही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने का, नेट प्रॉफिट बढ़ने का। एक रीजन हमें पता चल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है। सो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। अच्छी बात है, गंदी बात नहीं है बेटे। अच्छा, टैक्स बर्डन तो दिया हुआ है 0.7, 0.7, 0.7 रेशियो। इट मींस 30% आप टैक्स पे कर रहे हैं। 30, इट मींस देयर इज नो इंक्रीज और नो डिक्रीज। It means the increase in net profit is not due to increase in the tax burden. It is constant. It means it is due to operating profit. अब मुझे निकाला है इंटरेस्ट बर्डन, लेकिन आपको इंटरेस्ट बर्डन रेशियो नहीं दिया हुआ, बट आपको ये पता है
कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इंटू इंटरेस्ट बर्डन रेशियो इंटू टैक्स बर्डन रेशियो। अगर आपको इक्वेशन पता है और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल अगर मिसिंग है और बाकी सब पता है, तो बेटे 4th क्लास में मैथमेटिक्स में किया था आपने, इफ वन वेरिएबल इज अननोन देन वी कैन कैलकुलेट दैट वेरिएबल। मैंने वही किया। देखो क्या किया, इफ इट इंप्लाइज टैक्स रेट इज 30%, ठीक है जी। इंटरेस्ट मार्जिन, इंटरेस्ट बर्डन रेशो में देखिए मैंने कहा मिसिंग है, फिर मैंने क्या किया, मिसिंग है तो मैंने ये समझ लिया कि 0.3 इज नेट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग मार्जिन इनटू टैक्स मार्जिन, टैक्स बर्डन इनटू इंटरेस्ट बर्डन। तो मैंने इंटरेस्ट बर्डन को x मान लिया। आई थिंक अब ये मत कहना यार x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, x की वैल्यू ये निकाल ली, ये निकाल ली, ये निकाल ली। It means interest burden ratio is 85% in the first year, 57% in the second year, and 55% in the third year. It means interest burden in absolute dollars बढ़ रहा है, क्योंकि अगर interest burden in absolute dollars बढ़ेगा तभी interest burden ratio डिक्रीज होगी। और हमें अच्छी रेशो कौन सी लगती है, इंक्रीजिंग। इंटरेस्ट बर्डन रेशो अगर बढ़ रहा होता इसका मतलब इंटरेस्ट बर्डन इन डॉलर्स कम हो रहा होता, बट यहाँ पर इंटरेस्ट बर्डन इन डॉलर्स बढ़ रहा है, उसी वजह से इंटरेस्ट बर्डन रेशो कम आ रहा है। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैंने बोला। एक बच्चा कहता है क्या चाइनीज बोली, मैंने कहा चाइनीज बोलती पहले लो। अब आप पूरे लेक्चर में तो ध्यान से बैठे नहीं, अब आप ध्यान से देख रहे हो क्या बोलता जा रहा है मास्टर, टक 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 टक। ठीक है जी, तो आई थिंक मैंने प्रॉपरली जस्टिस किया आज आपके साथ और ड्यू पॉइंट एनालिसिस की बेटे समरी भी बना दी। क्या करूं यार, और उससे यार तो मेरे को घर ही ले चलो अपने साथ। हैंड रिटन स्लाइड्स बताई, विकीपीडिया बताया, ड्यू पॉइंट बताया, जूस नोट्स बताए, ड्रामा किया, फिर समरी बताई। आई थिंक बेटे आपको ड्यू पॉइंट जरूर करके जाना चाहिए, छोड़ना नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैं पूरे क्वेश्चंस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज लेक्चर नंबर 3। भूपेश आनंद, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।